तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर एक है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण है उस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण के इस टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या नाम है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत नाम है। इस टॉपिक का नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के तहत हम लोग क्या जानते हैं या फिर इस सिद्धांत में हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आज हम लोग क्लास 9th के इस चैप्टर जो कि हम लोग का चल रहा है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर लिए हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक जिसका नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसको देखने वाले हैं। तो इस सिद्धांत में क्या कहता है, तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में, जब किसी भी वस्तु को, कोई भी सामान को किसी भी तरल पदार्थ में पूरा डुबाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ अंश डुबाते हैं जिसको बोलते हैं आंशिक डुबाया जाता है, तब वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाला एक बल का अनुभव करती है। हम लोग जानते हैं अगर किसी भी वस्तु को पानी में डालेंगे तो पानी क्या करता है, इस वस्तु को अपनी ऊपर की तरफ बल लगाता है और वस्तु क्या करता है, नीचे की तरफ बल लगाता है। तो ऊपर की तरफ जो बल लगता है उसको हम लोग जानते हैं, उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। और वस्तु जब किसी भी चीज को नीचे की तरफ बल लगाता है, अपना बल नीचे की तरफ लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बोलना है, जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की तरफ बल लगाता है तो उसको हम लोग कहते हैं भार। क्या कहते हैं? उसको हम लोग भार कहते हैं। कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर बल लगाता है वो भार कहलाता है। और जब कोई तरल पदार्थ वस्तु के ऊपर की दिशा में बल लगाता है, पानी के द्वारा अगर तरल पदार्थ के द्वारा ऊपर की दिशा में बल लगेगा तो वो बल उत्प्लावन बल कहलाता है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो यहाँ ये जानने वाले हैं कि जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में पूरा पूरी या फिर आधा उधा डुबाया जाता है तब वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाला एक बल का अनुभव करती है और यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। मतलब जब कोई वस्तु को तरल पदार्थ में डालेंगे तो वहां का पदार्थ विस्थापित हो जाएगा। तो पदार्थ कितना विस्थापित होगा, तो बताया जा रहा है कि वो पदार्थ उतना ही विस्थापित होगा तो उस पदार्थ के द्वारा जितना उसका भार होगा। अगर भार जितना होगा उतना ही तरल पदार्थ उस जगह से विस्थापित हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर हम बोलें तो ये समझिए कि अगर हम लोग बर्तन में पानी लेते हैं और उस बर्तन को पूरा अगर भर देते हैं और हम लोग उसमें कोई सामान को डालेंगे तो पानी क्या करेगा, उससे बाहर निकलेगा। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जो भी हम सामान डालेंगे तो उस सामान का, उस वस्तु का जितना भार होगा उतना ही पानी उस बर्तन से बाहर निकल जाएगा अगर पूरा भरे हैं तो। अगर हम बर्तन को पूरा नहीं भरे रहेंगे और कुछ वस्तु डालेंगे तो वस्तु की वजह से पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब कि जितना वस्तु का भार होगा उतना ही पानी फिर ऊपर आ जाएगा, उतना ही पानी विस्थापित हो जाएगा। तो इसको हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत का ही प्रयोग करके हम लोग ये सब चीजें को पता करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि यह पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने में उपयोगी होता है। जहाजों, जो कि पानी जहाज होता है, पनडुब्बी होता है, उसका जो डिजाइन होता है इसके सिद्धांत के आधार पर ही बनाया जाता है। दूध मापी यानी दूध की शुद्धता को मापने के लिए जो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल होता है वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। यही कारण है कि लोहे और स्टील का जो बना हुआ बड़ा सा जो जलयान यानी कि जो पानी जहाज है इतना बड़ा होते हुए भी जल पर तैरता रहता है, लेकिन एक छोटी सी जो पीन होता है वो जल में क्या करता है, डूब जाता है। तो फिलहाल हम लोग बस आर्किमिडीज के सिद्धांत का अगर निष्कर्ष निकालें तो हम यही बोलेंगे कि जब कोई वस्तु को तरल पदार्थ में डाला जाता है, डुबाया जाता है, तो वो वस्तु का भार जितना होगा उतना ही पानी या फिर तरल पदार्थ वहां से विस्थापित हो जाएगा। यही आर्किमिडीज का
कहना है। तो इसके आगे जो हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग का जो है वो है आपेक्षिक घनत्व। ये आपेक्षिक घनत्व से पहले हम लोग समझेंगे घनत्व के बारे में, क्या कि घनत्व क्या होता है। तो हम लोग सब पहले से घनत्व के बारे में जानते ही आए हैं कि घनत्व जो होता है, घनत्व वह अनुपात होता है। किसका किसका अनुपात होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि ये द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। यानी अगर हम लोग घनत्व का मात्रक की बात करेंगे तो केजी होगा, और द्रव्यमान को हम लोग मीटर क्यूब बोलते हैं, यानी हम लोग इसको केजी पर मीटर क्यूब कह सकते हैं। किसको? तो घनत्व को। तो किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन, साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु का घनत्व क्या है? तो उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को ही कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर घन होता है, यही बात हम अभी बता रहे थे। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान होता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका क्या कहलाता है? तो उसका लाक्षणिक गुण कहलाता है या गुण होता है। और इस तरह से हम लोग जानते हैं कि घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व के बारे में, तो इसका कहना है कि किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को ही हम लोग आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी अगर हम आपेक्षिक घनत्व के बारे में बात करेंगे तो यहाँ हम दो घनत्व का अनुपात लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व का बारे में, ये आपेक्षिक घनत्व, तो ये क्या होता है? तो ये दो वस्तुओं का घनत्व के ही बराबर होता है। जैसे हम जिसका निकालेंगे, हम उस वस्तु का घनत्व को ऊपर लेंगे, वस्तु का घनत्व ऊपर होगा, और नीचे आपको याद रखना है कि नीचे जो होता है वो पानी का ही घनत्व होता है, क्योंकि पानी के घनत्व में ही आपेक्षिक घनत्व का बारे में जानकारी मिलता है, उसी से निकलता है। यानी कि नीचे होगा आपका पानी का घनत्व। मतलब पानी के घनत्व के आधार पर ही किसी का वस्तु का घनत्व जब निकाला जाता है तो उसी को हम लोग आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी ये भी घनत्व है, ये भी आपका केजी पर मीटर क्यूब मिलेगा। नीचे यहाँ भी क्या है? ये भी घनत्व है, ये भी केजी मीटर पर क्यूब मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि आपेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता है, क्योंकि दोनों का दोनों सेम ही क्वांटिटी है, दोनों का दोनों सेम वैल्यू है। तो इसका दोनों का दोनों क्या होगा? घनत्व का इसका अपना मात्रक, इसका अपना मात्रक, दोनों कट जाएगा। यानी आपेक्षिक घनत्व का कोई राशि नहीं मिलेगा। तो ये है क्या? तो ये अनुपात है। किसका किसका अनुपात है? तो किसी पदार्थ के घनत्व को, हम यहाँ पे कोई भी वस्तु को घनत्व रखेंगे, और आपको याद होगा कि पानी के घनत्व को हम नीचे रखेंगे। मतलब पानी के घनत्व के आधार पर ही निकाला जाता है आपेक्षिक घनत्व। तो पानी का घनत्व नीचे रहेगा, तो इन्हीं दोनों के अनुपात को ही हम लोग नाम देते हैं आपेक्षिक घनत्व। और आपेक्षिक घनत्व मतलब क्या? वो पदार्थ का घनत्व ऊपर होगा बट पानी का घनत्व नीचे होगा। चूंकि आपेक्षिक घनत्व तो समान राशियों का एक अनुपात है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि घनत्व क्या है? तो कहेंगे कि घनत्व द्रव्यमान बाई आयतन होता है। और आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो आपेक्षिक घनत्व होता है पदार्थों का घनत्व बाई पानी का घनत्व। यानी ये भी अनुपात है, लेकिन ये द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। लेकिन आपेक्षिक घनत्व क्या है? दोनों ये जो है वो अनुपात है घनत्व का, यानी घनत्व का ही अनुपात है। लेकिन एक में वस्तु का घनत्व, दूसरे में नीचे पानी का घनत्व। मतलब कि पानी के घनत्व के आधार पर ही वस्तु का क्या कहलाता है? घनत्व जो निकलता है वो आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। और आपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि दोनों का दोनों राशि समान होता है। तो ये हम लोग का रहा आर्किमिडीज का सिद्धांत, और ये आपेक्षिक घनत्व, ये हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आप ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से
कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो अच्छे से सब पहले देखोगे, समझोगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलोगे, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ तो वो देखो, कहता है चांदी का आपेक्षिक घनत्व दे दिया है। किसका घनत्व? हाँ, तो जो चीज दिया हुआ है उसको हम देखो लिखते जा रहे हैं ताकि बातें समझ में आएगा, ठीक है। तो किसका दिया हुआ है? चांदी का। कौन चीज दिया हुआ है? चांदी का। हाँ, तो वो चांदी का आपेक्षिक घनत्व दे दिया है। सूत्र याद है ना आपेक्षिक घनत्व का? तो ये दे दिया है। कितना दिया हुआ है? 10.8। पानी का घनत्व दे दिया है। किसका घनत्व दिया है? पानी का घनत्व कितना दिया है? पानी का घनत्व 103 kg/m³। घनत्व दिया हुआ है। तो SI मात्रक में मतलब चांदी का घनत्व निकालना है। किसका घनत्व निकालना है? चांदी का घनत्व निकालना है। और चांदी का कौन सा घनत्व दिया हुआ है? आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, यही ना है। तो हम लोग जानते हैं, देखो आपेक्षिक घनत्व का सूत्र किसका? तो फिलहाल हम लोग जान रहे हैं चांदी का है, तो चांदी का लिखेंगे चांदी का आपेक्षिक घनत्व। किसका? चांदी का आपेक्षिक घनत्व बराबर सूत्र क्या होगा? ऊपर होगा चांदी का घनत्व। हम क्या बताए थे? आपेक्षिक घनत्व जो निकलता है वो पानी के घनत्व से निकलता है कि नहीं। तो ऊपर लिखेंगे हम लोग चांदी का घनत्व, जिसे बताए थे यहाँ पे कुछ जिसके बारे में बोलेगा उसी का घनत्व लिखते हैं। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे चांदी का घनत्व और नीचे क्या लिखेंगे? पानी का घनत्व। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे जो जो जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? तो चांदी का घनत्व हम लोग जानते हैं, यहाँ पुट हो जाएगा चांदी का आपेक्षिक घनत्व में पुट कर देंगे। यहाँ पे कितना? 10.8 यहाँ पे पुट होगा। और चांदी का घनत्व तो निकालना है ना, तो यही छूट जाएगा। और पानी का घनत्व तो दिया है ना 103, यहाँ पे पुट हो जाएगा। अब यहाँ का नंबर फिर यहाँ गुना होगा तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा? चांदी का घनत्व। तो हम लोग यहाँ रखते हैं। जब यहाँ रखते हैं इसका वैल्यू को, तो इस जगह पे पुट होगा 108 नहीं सॉरी 10.8 है। 10.8 इक्वल टू यहाँ ऊपर वाला यही रहेगा, जिसका मतलब है चांदी का घनत्व। चांदी का घनत्व, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? पानी का घनत्व। पानी का घनत्व दिया हुआ ना 103, ठीक है। इसका मात्रा भी दिया है साथ में, कितना? अब इसको यहाँ गुना करेंगे, इसको इसके साथ, तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? चांदी का घनत्व निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 10.8 को गुना करना होगा 103 से, तब ये निकल जाएगा इतना। ऑटोमेटिक आ जाएगा SI मात्रक में, नहीं क्योंकि बोला भी था SI मात्रक में चांदी का घनत्व ज्ञात करना है। तो चांदी का घनत्व कितना होगा? इतना गुना इतना kg/m³। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है। इसको 108 समझना है, इसको 103 समझना है और गुना करना है। तो गुना करो, तीन अंकों का गुना हो जाएगा ये वाला, क्योंकि 108 है और कितना है? 103। गुना आसान होगा, 8 दिया यहाँ से 24 और यहाँ से 8, फिर तो 0 है तो 0 0 हो जाएगा। उसके बाद एक का टेबल देंगे तो यहाँ इतना आएगा, ऐड कर लेंगे तो यहाँ से 16 और 1 और 1, यानी कुल मिला के 1162 आएगा। और पॉइंट 1 अंक के बाद लगा देंगे यहाँ इतना। तो ये जो वैल्यू मिलेगा क्या निकलेगा हम लोग का? चांदी का घनत्व। और चांदी घनत्व जो निकाले मतलब इसका SI मात्रक भी साथ में है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, बताए थे ना। इसलिए इसका मात्रक 10.8 खरीदा बिना मात्रक के साथ, क्योंकि इसका कोई मात्रक होता ही नहीं। क्योंकि बताए थे कि जो आपेक्षिक घनत्व होता है, देखो ना
सेम राशियों का ही तो अनुपात होता है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन है कि कोई भी वस्तु सीधे ऊपर की तरफ फेंकी गई है। किधर फेंकी गई है? ऊपर की तरफ। मान लो अगर हम कोई वस्तु को फेंकते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो सीधी सी बात है ये कुछ पल के लिए रुकेगा, फिर क्या करेगा? गिरेगा। हम यहाँ अगर यहाँ से फेंक रहे हैं, इस जगह से हम लोग फेंक रहे हैं, यहाँ तक पहुंच रहा है, डायरेक्शन कैसा है? ऊपर की दिशा में। किस डायरेक्शन में है? ऊपर की दिशा में है। और फेंका जब गया है तो दूरी कितना गया यहाँ से यहाँ तक? इसको कौन से दर्शाते हैं? दूरी को। जब यहाँ से किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो जो बता रहा है कि 78.5 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची है, 78.5 मीटर तक ये पहुंची है, तो ये कौन सी गया है? हाइट हो गई। ये क्या कहलाएगा हम लोग का? हाइट कहलाएगा। उसके बाद बोला है कि उसका वेग ज्ञात कीजिए। ये जब हम लोग फेंके थे उसका कितना स्पीड के साथ फेंके थे वो पता करना है। जी का मान तो दे ही दिया, क्या पुट करना है आप? जी का मान याद रखिएगा 9.8 पर मीटर स्क्वायर पुट करना है, 10 नहीं पुट करना है। जब लिख दिया रहेगा साफ साफ कि 9.8 तो 9.8 ही पुट करना है। ठीक है, अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे ये पता कर सकते हैं कि इसका यू क्या होगा? ध्यान देने की बात है, यहाँ पहुंचता है मतलब यहाँ पे इसका जो अंतिम वेग होगा क्या होगा? याद आना, इसका अंतिम वेग क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ हम लोग जब फेंक रहे हैं वो भी हमको ज्ञात करना है, यानी कि इसका वेग ज्ञात करना मतलब यहाँ पे प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग। तो हम लोग पढ़े थे जो गति का तीसरा समीकरण था उसमें हम लोग यही ना पढ़े थे। क्या पढ़े थे? याद है? सूत्र था कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन हम आप लोग ये भी बताए थे कि जब कोई भी वस्तु सीधी रेखा, जब हम लोग बात करते हैं, अगर रोड में बात करते हैं तो ए काम करता है, लेकिन जब कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिरता है तो वहां ए नहीं काम करता है, यहाँ काम करता है जी। फिर हमको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस समय हम लोग जानते हैं प्लस जी यूज करते हैं, लेकिन जब चीजें नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं? माइनस जी। तो ये जो हम लोग को फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला हम लोग का निकल के आएगा ये यू स्क्वायर माइनस नहीं मतलब प्लस नहीं माइनस में 2gs बनेगा। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो दिया है वो हम लोग के इंफॉर्मेशन के आधार पर जो क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे u निकालने के लिए बोला गया है। v तो दे दिया है 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर g का मान हम लोग को दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड और h दिया हुआ है हम लोग का, दिया हुआ है ना। h का मान कितना दिया हुआ है? 78.4 मीटर। और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। अब हम लोग इसमें क्या? 9.8 मीटर स्क्वायर। हाँ, मीटर स्क्वायर होता है, 30 से पर मीटर लिखा के। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करते हैं। इसको उधर लाके पुट करते हैं ना, इधर जगह पूरा है। पहले तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे पुट होगा 0। क्या पुट होगा? 0 का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर। तो u का वैल्यू तो निकालना है ना, -2 और g का मान कितना है? 9.8 और हाइट कितना था? 78.4 ये ना है। अब अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 और u का तो भाई u ही रहेगा, -2। ऐसा को मल्टीप्लाई पूरा करना है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई पूरा करना है। कौन कौन नंबर को देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा 7 है, 8 है और 4 है। उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 98 के साथ। तो अच्छे से मल्टीप्लाई करो, ध्यान दोगे हाँ, क्या मिस्टेक होना चाहिए। 8 4 जा 32, ये ना होता है। 8 8 जा 64 मतलब 367। 8 7 जा 56 यानी कि 62, ये ना। 9 4 जा 36 मतलब हाथ में 3 है, 72 और 3 75, फिर 7 है और 9 7 जा होता है 63 और 7
70 और यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से 3, यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ फिर 6 और यहाँ फिर 7। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको मिल रहा है 7 6 9 3 2 और पॉइंट एक डिजिट मतलब 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग फिर उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में बन जाएगा यू स्क्वायर, इधर माइनस हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 2 9 जा 18 का 8 हाथ में 1 होगा, 12 और 1 13 का 3 हाथ में 1 होगा, 14 और 1 15। अब ये माइनस से माइनस के आंसर होगा और हम लोग जानते हैं जो u का स्क्वायर है ना वो अंडर रूट बनेगा और ये 538.64 बनेगा। अब इसका जो वैल्यू होगा हो सकता है पूरा पूरी ना निकले, अप्रोक्स में आवे। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, वो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, वही रूल से निकालना होगा। कौन सा रूल? इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। तो उसमें कैसे बनाते हैं हम लोग? ऐसे 1 है, 5 है, 3 है, 8 है, 0.64 है, याद है? दो का पेयर बनाते हैं। 15 देखते हैं किसका टेबल के नजदीक आएगा। 4 4 जा 16 ज्यादा होगा, मतलब 3 जा 9 में आएगा और यहाँ से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 मिलेगा। फिर यहाँ 38 को उतार लेंगे तो इधर से हमको मिलेगा 3 + 3 6 ऐड करना पड़ेगा। फिर हमको यहाँ चेक करना पड़ता है कितना बार मिलेगा। 4 बार मिलते हैं, 4 चौके 16 है ना, 24 और 1 25, बहुत कम होगा, मतलब 4 बार से काम नहीं चलेगा। अगर 8 बार दे लेते हैं तो 8 6 48, फिर कम हो जाएगा। 9 बार दे देते हैं तब चलेगा। 9 9 81 का 1 हाथ में 8 है ना, 9 6 54, 55 56 57 58 59 60 60 61 62 63। 9 9 81 का 1 हाथ में 8 हुआ ना, 9 6 54 54 55 56 57 58 59 60 61 62। कितना होगा देखो तो, 9 9 81 का 1 हाथ में 8 आएगा, 9 6 54 होता है, 54 और 8 54 8 62, सही है। अब फिर यहाँ घटाएंगे, यहाँ तो 7 मिलेगा, ये तो 1 मिलेगा, ये तो खत्म हो गया। अब फिर पॉइंट 2 बार दिए ना, फिलहाल अभी 3 बार दिए हैं, एक बार 9 बार में दिए, फिर पॉइंट आएगा। अब यहाँ से फिर 64 आएगा। अब यहाँ ऐड करेंगे, 9 9 जा 18 का 8 हाथ में 1 होगा और ये 78 हो चुका है। अब यहाँ फिर से चेक करना हो कि किसके लास्ट पास में, किसके आसपास में जा रहा है। अगर 8 बार में देखते हैं, 80 64 के 4 होगा, है ना रे, 64 के 4 हाथ में 6, 64 और 6 70 का 0 हाथ में 7, ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना। और सोचो कितना में दिया जाए। अगर 2 बार में देते हैं कितना जाएगा, 2 बार देख लेते हैं, 2 दूना 4 आएगा, 2 8 16 का 6 हाथ में 1 आएगा, 2 7 14 और 1 14 15 आएगा, है ना। लगभग इसके आसपास आ रहा है, मतलब लगभग 39.2 जाएगा। कितना जाएगा? और वो बढ़ते रहेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग को इतना अप्रोक्स मिलेंगे 39.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में फेंका गया होगा। कितना की स्पीड में? हाँ, वहाँ जो गुना किए हैं हाँ। 5 और 2 7 होता है, और एक उधर का तो 8 ना हो। अच्छा हाँ, यहाँ ध्यान दे, पहले बोलता ना जी, देखो पूरा गड़बड़ हो गया ना। कहाँ कहाँ मिस्टेक है, पूरा सुधारते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है। एक यहाँ ना, वहाँ बताओ अभी बोलता है तो यहाँ 7 होता, 8 होता, ठीक है ना, 8 होता। और फिर कहाँ 8 होता? यहाँ ना, कीजिएगा ना 9 सा, यहाँ पे फिर 8 होता और फिर मल्टीप्लाई होता, तो यहाँ 2 गुना 4 था, 6 था, 2 18 था, 16 होता, 6 होता है यहाँ पे फिर 6 होता है, ठीक है। बाकी तो फिर 6 13 12 13 ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 होता।
यहाँ पे 6 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब 6 होता है तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे 6 आता है, ये जगह 6 आता, यहाँ 6 आता तो यहाँ भी 6 आता, और यहाँ जब 6 आता तो यहाँ पे 5 आता। तो ये बहुत अच्छा बात है ना, पूरा पूरी भी कट जाता है, ठीक है, पूरा पूरी कट जाता है। तो कहाँ मिस्टेक था वो क्लियर हो गया, आंसर क्या मिला, पूरा पूरी कट गया। तो अच्छा है कि 39.2 मीटर पर सेकेंड ही आया, मतलब यहाँ पे मिस्टेक था, उसको सुधारने से फिर सब कुछ आ गया। तो ये हम लोग कहेंगे ये क्या हुआ, तो ये पूरा हम लोग का 39.2 मीटर पर सेकेंड आंसर आया। समझ रहे हो ना कैसे कैसे किए सो, अब तो समझ में आ गया ना। तो थोड़ा ध्यान देना है पहले से, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहता है। मल्टीप्लाई देखो छोटा सा मिस्टेक का है, देखो आंसर भी आजकल गड़बड़ा जाता हो, तो गनीमत है कि ज्यादा का द्रव्यमान ज्ञान खींचना है, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञान करना है जिसका भार दिया हुआ है, क्या दे दिया है, तो भार तो दे दिया कितना, 49 न्यूटन, ठीक है। भार कितना दिया है, 49 न्यूटन। अब भार अगर 49 न्यूटन दिया हुआ है तो हम लोग को निकालने क्या बोला गया है, द्रव्यमान। तो अगर द्रव्यमान अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि दोनों के बीच में संबंध होता है, पता है ना। भार का सूत्र क्या होता है कि भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं W, इसको बोलते हैं M और इसको बोलते हैं G, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, M, और दिया क्या है, W दिया है, M निकालना। अब देखो यहीं से निकल जाएगा, W का मान तो दिया है 49, M निकालना है ना, और G का मान कितना होता है 9.8। इसको इधर ले आओ डिवाइड में, तो M का मान क्या निकलेगा, 49 डिवाइड बाई 9.8। अगर अच्छा ध्यान दोगे इसका पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर में क्या बनेगा 10। अब 49 के टेबल में 2 बार में नहीं आता है, 98 आता है 2 बार में, आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। अब 2 का टेबल में कितना बार कटेगा, 5। इसका मतलब M कितना होगा, 5 kg होगा ना, क्योंकि M क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, kg होता है। तो इस तरह से क्या निकला, 5 kg। अगर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये हम लोग का एक्सरसाइज का है, मतलब एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम्पल है। कहाँ का एग्जाम्पल है, बुक का है ना। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग पृथ्वी का द्रव्यमान को शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा सा M लिख देते हैं, M का मतलब द्रव्यमान होता है ना, और यहाँ पे छोटा सा E लिख देंगे तो पता चल जाएगा ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है ना। तथा चंद्रमा का द्रव्यमान, तो चंद्रमा का द्रव्यमान कैसे लिखेंगे, बड़ा M और यहाँ पे छोटा M लिख देते हैं, मतलब मून का मान, अर्थ का मान। क्या दिया हुआ है, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg दिया हुआ है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा का बीच का दूरी भी दे दिया है तो दूरी को हम लोग मान लेते हैं D। दोनों का बीच का दूरी कितना दिया है, 3.84 गुना 10 का पावर 5 किलोमीटर। यहाँ भी सही है। तो पृथ्वी तथा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ हम लोग को बल निकालने बोल रहा है F, और बड़ा G का अगर जरूरत पड़ा तो दे दिया वैल्यू, कितना पुट करेंगे, 6.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस में 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हम लोग को सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बस सूत्र में रखना है और इसको हल करना है। सूत्र सबको याद होना चाहिए, याद है, कौन सा सूत्र लगेगा, F बराबर बड़ा G M E गुना M
डिवाइड बटा डी स्क्वायर, ठीक ना। हाँ। यही सूत्र का यूज हम लोग करेंगे। अब सबको रखेंगे आराम से, ठीक है। इसको पुट करेंगे हम लोग, तो बड़ा जी का मान देखो दिख रहा होगा 6.7 इंटू 10 का पावर माइनस में 11, और एम ई कितना दिया, मतलब अर्थ का मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और चंद्रमा का मास कितना दिया हुआ है, तो 7.4 इंटू 10 टू द पावर 5 kg, ठीक है यहाँ तक। तो 3.84 इंटू 3.84 इंटू और 10 का पावर सीधे कितना जाएगा, 5 5 जा 10। हाँ गलती से पुट हो गया था, यहाँ हम देख लिए जब जी का वैल्यू था हम लोग को पुट करना था डी का वैल्यू। अब यहाँ इस सब को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी सबको मल्टीप्लाई करना, ये 10 का पावर तो ऊपर जाएगा माइनस बन जाएगा, अभी सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने से 4.7456, और यहाँ पे 10 का पावर 35 है, इधर का 10 का पावर जो 10 था वो ऊपर लेते हैं, 35 में 10 चला गया, कितना मिला 25। अब स्टैंडर्ड वैल्यू क्या कहता है ना कि पॉइंट हमेशा एक डिजिट के बाद चाहिए, कहाँ चाहिए, मतलब इस जगह चाहिए। इस जगह बनाने के लिए बनाना पड़ेगा 2.017 इंटू, अब जो पावर है घट जाएगा क्योंकि एक पॉइंट हम लोग आगे ले गए, ठीक है। अब यहाँ चाहेंगे तो सबको हटा भी सकते हैं, बस एक अंक ले सकते हैं, 2 अंक ले सकते हैं, तो यहाँ में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये पता चलेगा कि चंद्रमा और सूरज पृथ्वी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना न्यूटन का लग रहा है, ठीक ना। ये बताएगा हम लोग को, यहाँ पता चलेगा, क्योंकि ये सब वैल्यू को अच्छे से जब तुम पुट करोगे, है ना, तब जाके हम लोग का ये बल मिलेगा कि दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है। अगर डाटा में अगर यहाँ गलती दिया होगा तो अलग बात है, ठीक है। हो सकता है कि 3.84 पर यहाँ 8 होना चाहिए, जो बीच का दूरी है वहां कितना हो जाता है 8 होना चाहिए, यहाँ 5 दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है तो 5 के आधार पर बनाए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ 8 दिया रहेगा तो फिर यहाँ 8 के आधार पर बनाएंगे, और जब 8 के आधार पर बनाएंगे तो यहाँ 10 का पावर 20 आएगा, ठीक है ना, 24 नहीं आएगा। बात क्लियर है। हाँ।